नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। होली के रंगों के पर्व के ठीक 2 दिन बाद देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो यूपीएससी की है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। तो 958 अभ्यर्थियों का नतीजा घोषित किया गया है। 180 आईएएस, 55 इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी और 150 आईपीएस अधिकारियों के अलावा अन्य श्रेणी के अधिकारी हैं। चंपावत जिले से लगातार तीसरी बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा, देश की सबसे बड़ी परीक्षा में चयनित होने वाली छात्रा अनुप्रिया राय है। 2023, 2024 और 2025 इन 3 सालों में हुई परीक्षाओं में उन्होंने कामयाबी हासिल की। 2023 में वो इंडियन पोस्टल सर्विस में चयनित हुई और 2024 में उन्होंने 189वां रैंक हासिल किया, इंडियन पुलिस सर्विस में चयनित हुई। और इस बार उनकी जो रैंकिंग आई है वो 258 भी आई है। तो जो लगातार सफलता के पीछे क्या राज है, सफलता की जो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, सफलता का जो शिखर चुना है, वो किस रास्ते से चुना है, उसके लिए कितनी मेहनत की है, क्या रणनीति अपनाई है, सीधे उनसे बात करते हैं। अनुप्रिया जी, बहुत आपका स्वागत है और बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपको ये बधाई लगातार तीसरी बार, यद्यपि जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से पहले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा और कई राज्यों की, उनमें भी सफल आप हुई हैं। जो सफलता लगातार आपने हासिल की है, पहले तो जो आज रिजल्ट आया है 6 मार्च को, महिला दिवस से ठीक 2 दिन पहले, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और आपने जिस तरह से एक छोटे क्षेत्र की, एक चंपावत जिला बहुत एजुकेशनली एडवांस जिला नहीं है, बहुत सुविधाएं नहीं है, तो उसके बावजूद जो मुकाम हासिल किया है एक महिला होते हुए, एक बालिका होते हुए, तो ये कैसे आप देख रही हैं इसको? सर, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है और थ्रू आउट मुझे इस ज़िले से, यहाँ के लोगों से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे टीचर्स से कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिला है। जो एक बैकग्राउंड या जो एक फाउंडेशन बनता है किसी भी स्टूडेंट का, वो मेरा फाउंडेशनल बैकग्राउंड यहीं बना है इस ज़िले में रहते हुए, और यहीं की एजुकेशन से, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ी लिखी हूँ, तो बहुत उससे मुझे बेनिफिट हुआ। और छोटी जगह से होने का बेनिफिट ये है कि आप जो ग्रास रूट नॉलेज है वो आपको बहुत ज़्यादा पता होती है, तो वही आपके एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपको ग्राउंड की नॉलेज है, तो दैट रियली हेल्प मी। तो अभी जब आपने इस बार जो 2025 की परीक्षा का रिजल्ट आज आया है, तो आपको जब फिर उसमें अपना नाम दिखा सफल चयनित अभ्यर्थियों में, तो क्या रिएक्शन आपका था? यद्यपि आपको एक प्रकार से इस तरह के नतीजे की एक आदत है, एक अच्छी आदत है, तो भी फिर नतीजा अंततः नतीजा होता है। बिल्कुल सर, अच्छा लगा, बिकॉज बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी कि एक ऐसे एग्ज़ाम के जिसके कभी मैं बस एक एस्पिरेंट हुआ करती थी और उसमें मैं बार बार अपना पीडीएफ पे नाम देख पाती हूँ, तो हम सब के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात थी और हम लोग काफ़ी खुश थे। और सर, मैं इसको ब्लेसिंग ही समझती हूँ अपने लिए, बहुत बड़ी। तो अब जैसे चूँकि आपको निरंतर सफलता मिल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, ऐसे एप्लीकेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में और ख़ास तौर पर इतने ऊंचे स्तर की परीक्षाओं में वो कामयाबी से दूर रह पाते हैं। तो ऐसा क्या उन्हें करना चाहिए कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनत उनको नतीजे के रूप में भी सकारात्मक दिखे? सर, मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए समझती हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो एफर्ट आप पहले दिन लगा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कितना थ्रू आउट डीमोटिवेशन, मतलब आपको उतना मोटिवेशन फील ना हो, उतना एनर्जेटिक फील ना हो, फिर भी अगर आप 5 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 5 घंटे डेली पढ़ना है और अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना है। तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी मॉक टेस्ट सीरीज़ और उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते रहने हैं, और एक बार आपको ट्रेंड का अंदाज़ा आ जाए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आई थिंक कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रह जाता है। एक सवाल जो कि आप ट्रेनिंग में थी, यानी कि आपको फुल टाइम इस
परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए खासतौर पे 2025 में नहीं मिला होगा, तो आपने कैसे मैनेज किया ट्रेनिंग के समय, या उससे चाहे आपकी अभी की जो ट्रेनिंग है 2024 की परीक्षा के पास कर रही थी और उससे पहले आप इंडियन पोस्टल सर्विस में कर ही रही थी, तो परीक्षा जो मतलब उस काम और तैयारी इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बैठा है, कितना अध्ययन, और इसी सवाल से जोड़ते हुए कि जो लोग नौकरी करते हैं तो वो नौकरी के साथ वो कैसे अपने आप को अपग्रेड करना हो, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे कर लेना चाहिए? सर, जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फुल टाइम प्रिपरेशन आप उतना डेडिकेशन से नहीं कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करती थी कि मॉर्निंग आवर्स में यूज़ कर सकूं। मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाती थी, और आफ्टर मतलब ट्रेनिंग के बाद का जो टाइम था उसमें भी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ाई करने बैठती थी। और यूजुअली मैं ट्राई करती थी मैं अपने वीकेंड्स बहुत अच्छे से यूज़ कर पाऊँ, तो वीकेंड्स पे मैं अच्छे से पढ़ा करती थी। और एग्ज़ाम जब एग्जैक्टली मेन से जस्ट पहले मेरे सीनियर्स वर काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे छुट्टी दी थी कुछ टाइम की, तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने छुट्टी ली थी और उसको यूज़ करके मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी। यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हों सिविल सर्विसेज के, उसमें दो स्तर के जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद मेंस है, तो इन दोनों की तैयारियों में और उसके बाद अगर वो मेंस में सफल होने के बाद इंटरव्यू के लिए किस तरह से अपने आप को आत्मविश्वास वो लाए, कैंडिडेट क्या करा जाना चाहिए उसके लिए? सर, आत्मविश्वास पहले तो इससे इमर्ज होता है कि हमें अपने बारे में कितनी नॉलेज है। तो जैसे जैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस जनरेट होती है, और थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग्स और थ्रू ग्रुप डिस्कशन जिसमें हम अपने आंसर्स फ्रेम कर पाते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और उस एकदम इंटरव्यू मोड में उसका जवाब देते हैं। और आफ्टर सम टाइम फिर हम मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम एकदम इंटरव्यू सेटअप में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी फीडबैक मिलता है उसके थ्रू हम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और उससे हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है तो वैसे भी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। कोई मतलब कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षार्थी जो तैयारी करना चाहता है, तो उसको इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या कब उसके लिए मुफीद समय होगा और कितना समय उसको देना चाहिए इसके लिए कि वो इतने समय में अगर वो सिलेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दूसरा रास्ता चुने? सर, तैयारी मेरे हिसाब से आफ्टर ग्रेजुएशन जब आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना है, तो तभी करना चाहिए। थ्रू आउट द ग्रेजुएशन एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं या किस एरिया में इंटरेस्ट है, और एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो उसके बाद ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस तैयारी करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और ऐसा करने से ऑलमोस्ट आफ्टर एन ईयर बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी में आपको खुद फील होगा कि बहुत डिफरेंस आ चुका है। और जहाँ तक रही बात कि कब तक ये अटेम्प्ट ट्राई करते रहना चाहिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत सीरियसली देना चाहिए डेडिकेशन के साथ, और अगर आपको 2 अटेम्प्ट्स के बाद फील हो रहा है कि पूरा प्रिपरेशन करने के बाद भी उस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा, तो साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स देने चाहिए और अपने आप को प्लान भी तैयार रख लेना चाहिए अपने लिए। ऐसे जो 3 तरह की परीक्षाएं हैं, जो प्रिलिमिनरी के लिए स्टूडेंट को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस और प्री में दोनों में फ़र्क है, तो तैयारियां क्या होनी चाहिए, कौन से जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए किस तरह के कौन से विषय ऐसे हो सकते हैं, अगर ह्यूमैनिटेरियन में हो या साइंस ग्रुप में हो, जो उसके लिए वेटेज देने वाले हों, या मैनेज करने का तरीका क्या हो? ऑप्शनल चूज़ करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और सिलेबस भी मैनेजेबल हो, बिकॉज प्री और मेंस के बीच में एक अलग ऑप्शनल तैयार करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो क्योंकि आजकल स्केलिंग होती है तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो ये माना जाता है कि साइंस या टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो चूज़ करे जाते हैं
उसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी की वजह से कई बार अच्छी मार्किंग होती है, या आपको पता है कि अगर आपने 5 नंबर का सही किया तो वो 5 नंबर आएंगे ही आएंगे, जो कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में प्रोपोर्शनेट रिजल्ट नहीं मिलता। बट आई थिंक सो स्केलिंग की वजह से ये कोई भी ऑप्शन लेना अपनी चॉइस के हिसाब से लेना चाहिए। और जहाँ तक रही प्री और मेंस की प्रिपरेशन की बात, प्री क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको फैक्चुअल नॉलेज अपनी स्ट्रेंथन करनी होगी, और मेंस के लिए हमें एनालिटिकल पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस दे पा रहे हैं। तो जिस तरह से दो तरह के हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और उत्तराखंड के उन क्षेत्रों के जो दूर हैं या जहां विकास नहीं है, खासतौर पर शिक्षा की समस्याएं हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, 9-10 जिले ऐसे हैं पर्वतीय क्षेत्र के। तो उन क्षेत्रों के बच्चे अगर इस इलाके में रह के पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ाई करें? उनको ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन रीडिंग की जो भी मटेरियल है उसको लेकर जो एग्ज़ाम्स होता है प्री मेंस और फिर इंटरव्यू के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सर, इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया एजुकेशन को, तो अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, मेक श्योर कि हम उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। यूट्यूब पे या गूगल पे आप अच्छे से सिलेबस डाउनलोड करिए, और बुक लिस्ट 2-3 टॉपर्स की वीडियो देख के बुक लिस्ट देखिए कि क्या पढ़ा जाता है, और सारा रीडिंग मटेरियल आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आपको हार्ड कॉपीज़ पढ़ने की आदत है तो उसी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि सारा मटेरियल अब आपको उसके लिए दिल्ली या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो यहाँ रह के और क्योंकि हमारे पहाड़ का माहौल वैसे भी बहुत शांत रहता है और पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बहुत सूटेबल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ रह के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट साथ साथ में देते रहिए। तो आई थिंक कोई यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तैयारी करने में। मैंने खुद अपने शुरू के अटेम्प्ट्स यहीं रहते हुए दिए हैं और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अनुप्रिया जी, आपने 3 बार 2023, 2024, 2025 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक किया, तो जब आपको इन तीनों रिजल्ट्स में सबसे संतोष का भाव, सबसे खुशी आपको कब मिली? 23 में, 24 में या 25 में? सर, संतोष का भाव तो फर्स्ट टाइम ही होता है, क्योंकि उसके पहले आपको बस ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कैसे भी पीडीएफ में आपका नाम आ जाए, और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जाती हैं। तो जब फर्स्ट टाइम यूपीएससी का रिजल्ट 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9। बहुत अच्छा लगा था मुझे, और अब भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। बट वही है, एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी बढ़ती रहती हैं। तो क्या अभी आपके सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट बचे हैं, और क्या अभी भी आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए प्रयास करेंगी? सर, मेरा एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, बट देन लेट्स सी। अभी तो मेरा ये रिजल्ट आया है, और अभी जिस ट्रेनिंग में मैं हूँ, मैं एग्ज़ाम दे नहीं सकती हूँ ट्रेनिंग में रहते हुए, उस वहाँ अलाउड नहीं है। तो लेट्स सी, आगे बनेगा तो देंगे, अदरवाइज मैं काफ़ी कंप्लेसेंट महसूस कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी। थैंक यू। अनुप्रिया जी के पिताजी हमारे साथ हैं, मुकुल राय साहब, वो लोहाघाट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर हैं। तो राय साहब, किस तरह से आप जो एक सरकारी नौकरी में आसान नहीं होता है आज हासिल करना, और इतनी बड़ी इतने बड़े ओहदे पर जाना, देश की सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ाम, और एक के बाद एक लगातार 3 बार से क्रिकेटिंग या हॉकी की भाषा में कहीं हैट्रिक जमा दी, तो ये असाधारण उपलब्धि है। तो आपको कैसा लगता है, और एक छात्रा, एक बालिका को जरिए इतनी बड़ी कामयाबी अगर मिली है तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही गौरवान्वित हैं, क्योंकि हमने यूपीएससी की परीक्षा को बहुत करीब से देख लिया है। ये परीक्षा ऐसी है कि आज आप प्रीलिम्स निकाल ले रहे हैं, आप मुख्य परीक्षा निकाल ले रहे हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं, और उसके बाद इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और दूसरी बात आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप प्रीलिम्स में नहीं निकलते हैं। इस तरह से कई बार लोग इंटरव्यू तक जाते हैं और वहाँ से वापसी होती है। तो ये इतनी अनिश्चित परीक्षा है, और इसमें हमारी बेटी ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, जो स्थायित्व दिखाया है,
तो उससे एक ऐसा हम अपने आप को जो है इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है कि जो है जो हमारा जन्म है वो सफल हुआ जो है, क्योंकि हमारी बेटी देश की सर्वोच्च परीक्षा में जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो हम बहुत खुश हैं। बहुत धन्यवाद राय साहब। आज 6 मार्च को जो 2025 के यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम्स का रिजल्ट आया है, अनुज अग्निहोत्री ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है देश की परीक्षा में, राजस्थान के हुए हैं। लेकिन चंपावत के नज़रिए से, उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए, एक असाधारण उपलब्धि है। लगातार 3 बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक करना, और ये निरंतरता बताती है कि सफलता को साधना चाहिए। सफलता को एक ज्ञान के लिए, ज्ञान को व्यवहार में ढालने के लिए, और सफलता एक आदत के रूप में अनुप्रिया राय ने अपने जीवन में अपनी कामयाबी से दिखाया है। अभी उनका आईएएस का एक अटेम्प्ट बाकी है, अभी उनके पास वो उम्र भी है कि वो इस परीक्षा को दे सकती हैं। तो ऐसे में उनके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पद पाने का भी अभी मौका है। बहरहाल जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है असाधारण है, बेहद महत्वपूर्ण है, और बच्चों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को और प्रतियोगी परीक्षा में जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए एक प्रेरणा देगी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करे, एकाग्रता के साथ आगे बढ़े, तो सफलता एक ना एक दिन उसको आएगी। और सफलता को अपना साथी, सफलता को अपना सहयोगी बनाना कोई सीखे तो अनुप्रिया राय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।